जेपी बोल रहे थे जेपी जेपी गुड इवनिंग सर। इवनिंग बच्चों। कौन सा मैच है ये? जेपी 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 सर जीपी। नमस्कार बच्चे, आपको ऑफलाइन नहीं आए क्लास लेने के लिए? सर नहीं अरे क्लास लेने तो ऑफलाइन ही आ जाया करो। दूर पड़ता है सर। चलो स्टार्ट करें। तो एरर हुआ था। अभी जो हम एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है कैलोरीमेट्री। अभी मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ पूरा फ्लो में, तो ये चलेगा। अभी तो चलेगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हाँ जी, हाँ कर दो। इसके बाद चलेगा बेटा कैलोरीमेट्री। इसके बाद चलेगा आपका कैलोरीमेट्री में आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका केडीसी, फिर आ जाएगा आपका थर्मोडायनेमिक्स, और फिर आएगा आपका हीट ट्रांसफर। ये पूरा वो होता है टॉपिक। हाँ, ये पूरा मैं पढ़ाने वाला हूँ सबको। तो यहाँ से मेजरमेंट अब अभी लेकिन मुझे ये हाँ वो सब होगा। लेकिन हम जो शुरुआत करेंगे यहाँ से शुरुआत करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से, फिर आएंगे हम कैलोरीमेट्री के ऊपर, फिर आएंगे हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फिर हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स को, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हीट ट्रांसफर। अगर आप लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, सब इंजीनियरिंग के मैथ्स वाले हैं, वो बायो वाला थोड़ी है, और अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो हम उसका पूरा एक मेजर सेक्शन थर्मल इंजीनियरिंग वाला ये डिस्कस हो। बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको और बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल भी रहेगा। वेटेज बहुत होता है इसका एडवांस में वेटेज रहेगा, जेईई मेंस में भी यहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल स्टार्ट करें। जी सर। तो लगभग जितने भी बच्चे हैं क्या वो कनेक्ट हो गए हमसे? ऑनलाइन बच्चे कनेक्ट हो गए क्या? 40 तो नहीं है, 20-25 हो गए। 20-25 हुए। मैं ना अपनी ऑनलाइन क्लास भी नहीं दूंगा अगर आप लोग कनेक्ट नहीं हो गए, रिकॉर्डिंग नहीं भेजी जाएगी। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। ये कुछ टॉपिक हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बाय सीक्वेंस। तो आज की क्लास रहेगी, दो क्लास में हम थर्मल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे पूरा। तो पहली दो क्लास थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की रहेगी और दो क्लासें रहेंगी। सर क्या क्या हो गया एक बार से बता दीजिए। क्या हो गया? अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये सब हम पढ़ाने वाले हैं। ये सारे टॉपिक मैं ही लूंगा। लगभग 4 से 5 क्लास लेंगे केडीजी के, 4 से 5 क्लास लेंगे थर्मोडायनेमिक्स के, 4 क्लास लेंगे हम हीट ट्रांसफर की। इसमें आपका ये पूरा थर्मल सेक्शन जो है, पूरा थर्मल वाला वो वाला पार्ट कवर अप हो जाएगा। हाँ मतलब लगभग 15-20 दिन मैं ही पढ़ाने वाला हूँ आपको ये पूरा सेक्शन। तो आज वापस से हम स्टार्ट करते हैं थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से पहला टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारा भी है। थर्मल प्रॉपर्टी। सर एरर थोड़ा रह गया था। और ये ना फिजिक्स का एक स्कोरिंग सेक्शन है, यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ज्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, उसको हम पढ़ते चलेंगे। अगर आपके पास कोई भी एक सब्सटेंस है, क्या है?
कोई भी एक सब्सटेंस है और आप इस सब्सटेंस को हीट देते हो, क्या देते हो? हीट। मैं मतलब हीट को थर्मल एनर्जी के रूप में डिफाइन कर रहा हूँ, थर्मल एनर्जी, या मैं सीधे शब्दों में बोल दूं हीट। हीट, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास सराउंडिंग में रखा है, आप उस ऑब्जेक्ट को हीट देते हो, क्या देते हो? हीट देते हो, थर्मल एनर्जी देते हो। तो इस हीट की वजह से इस ऑब्जेक्ट के पास में दो चेंज आ सकते हैं। पहला जो हीट इसके ऊपर करेगी, पहला काम हो सकता है राइज इन टेम्परेचर करेगी, राइज इन टेम्परेचर करेगी, या फिर चेंज इन फेज, चेंज इन सीधे शब्दों में बोलता चल रहा हूं, आपके पास कोई भी सब्सटेंस है या एक हीट लगा है, ये लोग ज्यादा हल्ला करेंगे और हमारे काम, अगर ये नहीं लग रहा हो ना तो भी कचरा वच्चा लगा देना इसके पीछे, चेयर लगा देना है, कुछ भी ऐसा लगा देना है, खुले नहीं, ये उठा के रख दो, चेयर रख दो, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप उस ऑब्जेक्ट को थर्मल एनर्जी देते हो, आप उस ऑब्जेक्ट को हीट देते हो, तो उस हीट की वजह से दो काम हो सकते हैं। पहला काम होता है राइज इन टेम्परेचर, पहले अब टेम्परेचर राइज होगा, राइज होगा, राइज होगा, राइज होगा, फिर टेम्परेचर हो जाएगा कांस्टेंट, फिर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, उसके बाद भी अगर आप हीट दे रहे हो तो फिर फेज चेंज क्या होगा। अब ये जो राइज इन टेम्परेचर है, ये क्या क्या करेगा, टेम्परेचर राइज तो हो गया, अब यहां से आएगा थर्मल एक्सपांशन, यहां से क्या आएगा, थर्मल एक्सपांशन। इसको आज हम पढ़ने वाले थर्मल एक्सपांशन, पूरी क्लास में यही चलेगा, थर्मल एक्सपांशन आएगा। मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट को हीट देते हो, हीट की वजह से ऑब्जेक्ट के पास में, ये हीट ऑब्जेक्ट में दो काम कर सकती है। पहला काम, या तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर राइज करेगी या फिर ऑब्जेक्ट का फेज चेंज कर देगी। अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर राइज हो रहा है तो इस टेम्परेचर की वजह से ऑब्जेक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। थर्मल एक्सपेंशन में हम बात करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट है, जनरली हम सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसी गिवन टेम्परेचर के पास, किसी गिवन टेम्परेचर में ये सब अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन किए होते हैं। कोई भी टेम्परेचर है, अगर अभी इस टेम्परेचर की बात करूं तो इस टेम्परेचर में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब अपनी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के ऊपर है, जिसको हम लोग इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहते हैं। आप टेम्परेचर को कम ज्यादा करोगे तो ये इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस की कम ज्यादा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस की बढ़ेगी। अगर ये इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगी तो लेंथ भी बढ़ेगी। 2D ऑब्जेक्ट है तो उसका एरिया भी बढ़ेगा, 3D ऑब्जेक्ट है उसका ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ेगा, 3D ऑब्जेक्ट है उसका ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ेगा। तो बेटा जब टेम्परेचर को राइज किया, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ऑब्जेक्ट की डायमेंशन में भी चेंज आया, ऑब्जेक्ट की डायमेंशन में भी चेंज आया। 1D ऑब्जेक्ट है, अगर वायर हो तो लेंथ बढ़ गई, 2D ऑब्जेक्ट है एरिया बढ़ गया, 3D ऑब्जेक्ट है वॉल्यूम बढ़ गया। तो ऑब्जेक्ट की डायमेंशन में चेंज आ रहा है ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर। इसी को कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन, इसी को हम क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर तो ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट है, तो भी आप हीट दिए जा रहे हो, वो फिर ऑब्जेक्ट का फेज चेंज कर देगा। तो ये सारा हम पढ़ने वाले कैलोरीमेट्री, ये सब आएगा कैलोरीमेट्री। तो फेज चेंज क्या हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट आपका सॉलिड से लिक्विड में जा सकता है, या तो आपका ऑब्जेक्ट सॉलिड से, या फिर आपका ऑब्जेक्ट लिक्विड से गैस या वेपर कह सकते हो, गैस में जा सकता है, या फिर आपका ऑब्जेक्ट सीधा सॉलिड से गैस में जा सकता है। इसी को कहते हैं मेल्टिंग, इसी को हम कहते हैं बॉइलिंग कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, जो 3 फिनोमिना है इनको भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पूरी कहानी हीट की है। आपने ऑब्जेक्ट को थर्मल एनर्जी दी, थर्मल एनर्जी मतलब एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट, एनर्जी दी। इस एनर्जी की वजह से दो काम हुए। पहला काम, ये एनर्जी या तो ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर, अगर फेज चेंज है, जब फेज चेंज नहीं हो रहा, फेज कांस्टेंट है तो राइज इन टेम्परेचर होगा, राइज इन टेम्परेचर होगा। अब इस टेम्परेचर की राइज की वजह से ऑब्जेक्ट की डायमेंशन चेंज होती है, इसी को हमने कहा थर्मल एक्सपेंशन। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर फेज चेंज होगा इस हीट की वजह से। उसको हम पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री में। सॉलिड से बॉडी लिक्विड में आ सकती है, लिक्विड से गैस में आ सकती है, और
सॉलिड से सीधी बॉडी आ सकती है, सॉलिड से सीधी बॉडी आ सकती है गैस के अंदर। जैसे कपूर जलाते हो आप, कपूर जलाया, कपूर को आग लगाई, कपूर अभी सॉलिड में है, सीधा क्या बनता है, गैस बनता है, वो सब्लिमेशन। तो इसको फटाफट से लिख लीजिए। रफ करें। 1 मिनट सर। सॉलिड में हो तो क्या कह रहे हो बेटा, क्या कहा, गैस से सॉलिड में गैस से सॉलिड में हो तब तो टेम्परेचर उल्टा कम हुआ, तब तो बॉडी में हीट को सब्ट्रैक्ट किया है। अगर गैस से ऑब्जेक्ट किस में जा रहा है, सॉलिड में जा रहा है, तो बॉडी ने हीट को लूज किया। दूसरा जैसे स्टीम है, स्टीम है, वेपर है, वेपर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होगी, वेपर है। अब गैस से वो सॉलिड में आएगा, गैस से क्या आएगा, तो हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा, हीट रिलीज करेगा। जब हीट रिलीज करेगा तब वो लिक्विड में आएगा, और हीट रिलीज करेगा तब वो आइस बनेगा। तो जब बेटा हीट रिलीज करेगा ना तब उल्टा जाएगा। बात समझ में आई बच्चे? ये सब कैलोरीमेट्री पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे करोगे। 5 डिग्री, 5 ग्राम बर्फ, 1 ग्राम पानी, दोनों को मिलाया क्या बना, वेपोराइजेशन भी कहते थे इसको पूरा, अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों फर्क है। अब हम चर्चा करते हैं टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर क्या चीज है? रफ कर दे बेटा, रफ कर दे। अब आता है बेटा टेम्परेचर और टेम्परेचर स्केल। यहां से एक क्वेश्चन आता है जेईई से अक्सर, टेम्परेचर क्या है और टेम्परेचर स्केल क्या है। जनरली बात करते हैं टेम्परेचर। तो बच्चों टेम्परेचर जनरली एक ऐसा पैरामीटर है जिसकी वजह से आप किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर कर सकते हैं। देखो ये टेम्परेचर है जिसकी वजह से हम ये बता पाते हैं ये बॉडी हॉट है, ये बॉडी कोल्ड है। मेरे पास में 2 ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 60 डिग्री है, एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 30 डिग्री है। कौन हॉट, 60 डिग्री, कौन कोल्ड, 30 डिग्री, 30 वाला। तो ये जो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को बता रहा है ना, इसी फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर ये जिसकी वजह से हम डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो बता पाते हैं। एक ऑब्जेक्ट है आपके पास ए, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास बी, इसके पास में टेम्परेचर है 60 डिग्री, इसके पास में टेम्परेचर है 30 डिग्री। कौन हॉट, ए की बी? ए ज्यादा हॉट, ए हॉट है। अपने का बी क्या है? अच्छा बी और सी की बात करें, सी 10 डिग्री पे, तो अब कौन हॉट? 30 डिग्री। ये वाला हॉट हो गया, ये क्या हो गया? रिलेटिव है। आप हॉटनेस और कोल्डनेस को कैसे डिफाइन करोगे? रिलेटिव। फिजिक्स में सारी चीजें रिलेटिव है, चाहे मीडियम हो, ये डेंसर है, ये रेयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तभी डिफाइन करते हैं जब दूसरे का पता हो। हमेशा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये रिस्पेक्ट में डिफाइन करो तो वो एब्सोल्यूट बन जाता है। आप किसी बॉडी की पोजीशन को डिफाइन करते हो तो बॉडी की पोजीशन भी तो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में डिफाइन की जाती है। आप कहते हो बॉडी की स्पीड इतनी है, आप कहते हो कि कितना फास्ट है, कितना स्लो है। फास्ट स्लो तो तब बताओगे जब दूसरी वाली का पता हो, तब तो कहोगे ये फास्ट है, ये स्लो है। बॉडी में दो बॉडी के पास में अलग अलग टेम्परेचर है, 2 बॉडी का टेम्परेचर पता है, तब तो आप बता पाओगे कौन हॉट कौन कोल्ड। तो टेम्परेचर ने आपको आइडिया दिया कि आप बता सकते हो कि ये बॉडी हॉट है, ये बॉडी कोल्ड है। इसमें आपने कहा कि इन दोनों को अगर मेजर किया जाए तो ये बॉडी हॉट है, ये बॉडी कोल्ड है। दूसरा टेम्परेचर आपको डायरेक्शन ऑफ सेंस भी दे रहा है कि हीट का जो ट्रांसफर है, हीट का जो फ्लो है वो इधर से इधर होगा, हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा तो
एक एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं थर्मल एजिटेशन एनर्जी। थर्मल एजिटेशन एनर्जी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। जैसे जैसे आप बॉडी का टेंपरेचर बढ़ाते जाओगे तो बॉडी के पास में थर्मल एनर्जी बढ़ती जाएगी। किसी भी रैंडम टेंपरेचर टी पे थर्मल एनर्जी हम बॉडी की डिफाइन करते हैं वो इक्वल टू 3/2 kT होती है। के यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.38 into 10 की पावर -20 जूल पर केल्विन होती है। 20 का पावर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो टेम्परेचर से रिलेटेड 3-4 बातें सामने आई। पहली बात जो टेम्परेचर से हमें समझ में आई, आ जाइए पहली बात जो टेम्परेचर से सामने निकल के आई वो ये निकल के आई, देखो मेरी क्लास आप ऑफलाइन लेना स्टार्ट कर दो क्योंकि मैं एक चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, पूरा का पूरा एक सेक्शन पढ़ा रहा हूं। एक चैप्टर होता तो आप छोड़ भी देते कि चलो एरर है, मेजरमेंट है, ले लेंगे। लेकिन थर्मल प्रॉपर्टी में मैं ही पढ़ाऊंगा, कैलोरीमेट्री में ही पढ़ाऊंगा, थर्मोडायनामिक्स में ही पढ़ाऊंगा, केटीजी में ही पढ़ाऊंगा, ट्रांसफर में ही पढ़ाऊंगा। ये पूरा सेक्शन कलेक्टिवली यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन जीएस में आते हैं पूरे सेक्शन से। जैसे मैकेनिक्स एक सेक्शन है, ऑप्टिक्स एक सेक्शन है, मॉडर्न फिजिक्स एक सेक्शन है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स एक सेक्शन है। तो ये पूरा थर्मोडायनामिक्स वाला एक सेक्शन है और एक सेक्शन कलेक्टिवली 4 या 5 क्वेश्चन को कैरी करता है। तो ये 4 या 5 क्वेश्चन की बात है। तो माना कि ये मुश्किल है, आप सुबह भी आते हो, शाम को भी आते हो, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप जितना हो सके उतना ऑफलाइन ही आए। टेम्परेचर की अगर हम बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर पहली बात तो डिग्री है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ठीक है, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट की बात करते हैं, ऐसा यूनिट टेम्परेचर का केल्विन होता है। क्या होता है बच्चों? केल्विन होता है। इसको फटाफट लिख लो। टेम्परेचर के बाद में आता है टेम्परेचर स्केल। क्या होगा? क्या होगा? सर थर्मल के बाद क्या लिखा है? थर्मल एजिटेशन। थर्मल एजिटेशन एनर्जी समझा तो क्या होती है? आप मानते हो एक जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाओगे इनके अंदर वाइब्रेशंस बढ़ेंगे, थर्मल ऑसिलेशंस ज्यादा होंगे, थर्मल ऑसिलेशंस ज्यादा होंगे तो इनकी वजह से एनर्जी आएगी। तो ये जो थर्मल एजिटेशन एनर्जी होती है टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये एनर्जी भी बढ़ेगी। बात समझ में आई? क्या नाम दीजिए आपको? स्नेहा दुआ। आपका? चलो स्टार्ट, आगे बढ़े। अब आता है एक छोटा सा टॉपिक, वो है डिफरेंट टेम्परेचर स्केल। डिफरेंट टेम्परेचर स्केल। आप चाहो तो अपना भी एक टेम्परेचर स्केल बना सकते हो। देखो डिफरेंट टेम्परेचर स्केल, डिफरेंट टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर को मेजर करने के हमारे पास बहुत सारे स्केल हैं। कुछ लोग सेल्सियस में मेजर करते हैं, कुछ लोग फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, कुछ लोग केल्विन में मेजर करते हैं, कुछ लोग ह्यूमर स्केल में मेजर करते हैं, कुछ लोग रैंकाइन स्केल में मेजर करते हैं। आप चाहो तो अगर नैन्सी चाहे तो नैन्सी अपना खुद का स्केल बना सकती है जिसको कहेंगे नैन्सी स्केल। हर कोई बना सकता है, तो कोई भी बना सकता है, लेकिन एक जो जरूरी चीज है वो ये है, टू डिफाइन अ टेम्परेचर स्केल वी फिक्स 2 पॉइंट्स। किसी भी टेम्परेचर स्केल के लिए ये फिक्स पॉइंट डिफाइन की जाएगी। टू डिफाइन अ टेम्परेचर स्केल we specify
specify 2 points, 2 points, 2 पॉइंट को हम स्पेसिफाई करते हैं, उस टेम्परेचर स्केल के करस्पॉन्डिंग वो 2 पॉइंट क्या है बेटे बाद में लिख लेना। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, एक जिसको हम कहते हैं स्टीम पॉइंट और दूसरा होता है बेटा आइस पॉइंट। दूसरा क्या होता है? आइस पॉइंट। और किसी भी टेम्परेचर स्केल के लिए फॉर ऑल द टेम्परेचर स्केल, फॉर ऑल टेम्परेचर स्केल, ये बहुत जरूरी है भैया, जे मींस में 2-3 बार क्वेश्चन आया सीधा। फॉर ऑल टेम्परेचर स्केल, फॉर ऑल टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर रीडिंग माइनस आइस पॉइंट, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे, अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सुन लो पूरी बात को, बाद में लिख लेना, लिखना ज्यादा जरूरी नहीं है, लिखा हुआ तो मेरे पास भी रखा है। टेम्परेचर स्केल की बात करते हैं। जनरली हमारे पास में जो डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर स्केल है, उनमें सबसे पहला आता है सेल्सियस स्केल। खूब सारे टेम्परेचर स्केल है, सेल्सियस स्केल है, दूसरा केल्विन स्केल है बेटा, और बेटा तीसरा फ़ारेनहाइट, स्केल है, चौथा बेटा ल्यूमर स्केल है, पांचवा बेटा रैंकाइन स्केल है। ऐसे बहुत सारे स्केल हैं, आप चाहो तो आप अपना भी स्केल बना सकते हो, लेकिन जरूरी क्या है, किसी भी टेम्परेचर स्केल को डिफाइन करने के लिए अगर कोई भी इंसान रैंडमली अगर अपना टेम्परेचर स्केल बना रहा है तो उसे 2 चीजें स्पेसिफाई करनी होंगी, 2 पॉइंट। पहला बेटा आइस पॉइंट और दूसरा बेटा स्टीम पॉइंट। आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट, अगर ये 2 चीजें डिफाइन है, तो एक रिलेशन होता है जिससे आप अपना भी टेम्परेचर स्केल बना सकते हो, और वो रिलेशन है किसी भी टेम्परेचर में जो रीडिंग होगी, टेम्परेचर रीडिंग माइनस उस टेम्परेचर का आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय उस टेम्परेचर का स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, ये हमेशा बेटा कांस्टेंट रहने वाला है। ये हमेशा क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। अब देखो समझाता हूं कैसे इसका मतलब आता है। पहले तो यहां तक लिखिए ताकि मैं इसको साफ करूं और आगे बढ़ूं। ये रिलेशन बहुत जरूरी है भैया, इसी को जनरली हम कहते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज थर्मोमेट्रिक स्केल आइडेंटिटी। इन शॉर्ट वी रेफर इट एज TSI। थर्मोमेट्री एक वो साइंस है जिसमें हम टेम्परेचर की स्टडी करते हैं, टेम्परेचर से रिलेटेड स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं थर्मोमेट्री। उसको हम क्या कहते हैं? थर्मोमेट्री। थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे आप टेम्परेचर को मेजर कर रहे हो, उसको कहते हो आप थर्मोमीटर। और थर्मोमीटर का जो बेसिक फंडा है, टेम्परेचर को मेजर करने का जो स्केल है उसकी अपनी आइडेंटिटी होती है, उसको कहते हैं थर्मोमेट्रिक स्केल आइडेंटिटी, और ये कुछ ऐसी है। सर ये लास्ट में कौन सी स्केल लिखी है? क्या कह रहे हो बेटा? ये लास्ट में 5th नंबर पे कौन सी स्केल लिखी है? लास्ट में 5वीं स्केल कौन सी है? सर 5th नंबर पे स्केल रैंकाइन स्केल, रैंकाइन। देख लीजिए, अब देखो
ऐसे लग गया आपको यार। चलिए आगे बढ़े। मानसी समझ में आया बेटा? अभी देखो बच्चों, कोई भी टेम्परेचर स्केल डिफाइन करना है, सबसे पहले दो फिक्स पॉइंट उसके स्पेसिफाई कर दो, कौन से? आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट। और फिर आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए और ये रिलेशन वैलिड है फॉर ऑल द टेम्परेचर स्केल। क्या रिलेशन है बेटा? टेम्परेचर रीडिंग माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इक्वल टू क्या रहेगा? कांस्टेंट। देखो टेम्परेचर को जो एक सब्जेक्ट है जिसमें टेम्परेचर के बारे में पूरी स्टडी की जाती है वो थर्मोमेट्री है। थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे टेम्परेचर को आप मेजर कर रहे हो और इसको कहते हैं थर्मोमेट्रिक स्केल आइडेंटिटी। थर्मोमेट्रिक स्केल आइडेंटिटी टीएसआई कहते हैं, है ना। अब कुछ छोटी-छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। छोटी-छोटी चीजें ये आपको याद रहनी ही चाहिए। सेल्सियस स्केल है, सेल्सियस स्केल का आइस पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं और स्टीम पॉइंट भी मैं आपको बता रहा हूं। सर स्क्रीन पे कुछ आ रहा है। क्या रहा है? मच्छर आ रहा है सर, मच्छर आ रहा सर कुछ। यस सर, अब हट गया। यस सर, यस सर। आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट। सेल्सियस स्केल में बेटा स्टीम आइस पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा समझे चलो। स्टीम पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन स्केल का बेटा होता है आइस पॉइंट 273.14 केल्विन और ये होता है 373.14 केल्विन। फ़ारेनहाइट में 32 से कहां तक जाएगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। र्यूमर से और ये 80 और ये जाएगा 472 से 612 राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। स्टीम पॉइंट अगर हम डिफाइन करने वाले हैं सेल्सियस स्केल के लिए, तो सेल्सियस स्केल के लिए आइस पॉइंट होता है 0, स्टीम पॉइंट 100, केल्विन स्केल के लिए 273.14, 373.14। फ़ारेनहाइट के लिए आपको पता होगा बच्चों 32 से जाएगा 212, 32 से 212। जीरो र्यूमर से जाएगा 0 डिग्री यार, ये 80 र्यूमर तक जाएगा और ये 460 रैंकाइन से 612 रैंकाइन है। सर हमारे काम की कौन सी यूनिवर्सिटी? 672 होता है, 672। हमारे काम में बेटा 1 2 3 ये 3 काम में आने वाले हैं। ये जो केल्विन स्केल होती है इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। बाकी सब तो ज्यादा काम का नहीं है, ठीक है। अब तक देखो कन्वर्जन कैसे होगा। टेम्परेचर स्केल आप तो बना दिया। अब जैसे मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि नैन्सी ने अपना एक स्केल बनाया और नैन्सी के स्केल का आइस पॉइंट ये है, स्टीम पॉइंट ये है। नैन्सी का स्केल किसी गिवन बॉडी का टेम्परेचर इतना नैन्सी बता रहा है तो वो सेंटीग्रेड में कितना हो। बात समझ में आई? जैसे मतलब मैंने अपना एक स्केल बनाया, मेरे स्केल का नाम धीरज स्केल है और धीरज स्केल का आइस पॉइंट इतना है, स्टीम पॉइंट इतना है और धीरज स्केल में किसी बॉडी का टेम्परेचर कितना है तो केल्विन स्केल में कितना होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको पता होगा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? कितना टेम्परेचर होता है सेंटीग्रेड में? 37 मान लेते हैं, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सेंटीग्रेड में ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, मतलब ये आपके पास एक टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सेल्सियस स्केल में है। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये बेटा टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा, फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो आपको टीएसआई पता होना चाहिए।
थर्मोमेट्रिक स्केल आइडेंटिटी ये क्या कहती है? ये कहती है टेम्परेचर रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। और ये क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा। जैसे इंसान के शरीर की बात करें तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो टेम्परेचर स्केल 37 माइनस इसका कितना होता है 0 डिवाइडेड बाय स्टीम पॉइंट कितना 100 माइनस 0। किसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हो? फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट में इसका टेम्परेचर मैंने मान लिया TF आएगा। क्या आएगा? TF माइनस इसका कितना होता है स्टीम पॉइंट 32 डिवाइडेड बाय 212 माइनस 32। 212 माइनस 32 ये कितना आया 37 डिवाइडेड बाय 100 ये कितना आया TF माइनस 32। 212 माइनस 32 करना 180। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कितना कैंसिल 5 और 2 से कितना कैंसिल 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 9 को इधर मल्टीप्लाई कराओ, 5 को इधर मल्टीप्लाई कराओ। यहां से आप देखोगे तो T फ़ारेनहाइट जो आएगा आपका वो 98.4 फ़ारेनहाइट के आसपास आता है लगभग। समझ में आया? समझ में आया? तो अगर इंसान के शरीर की बात करें, एक टेम्परेचर आपको दे दिया जैसे सेंटीग्रेड 37 सेंटीग्रेड है, ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है इन द सेल्सियस स्केल। इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू द फ़ारेनहाइट स्केल तो आपको पता है TSI क्या है? थर्मोमेट्रिक स्केल आइडेंटिटी ये कहती है टेम्परेचर रीडिंग माइनस आइस पॉइंट फॉर ऑल द टेम्परेचर स्केल। स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट ये क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, सेंटीग्रेड के लिए भी सत्य है, केल्विन के लिए भी सत्य है, और आपका XYZ जो भी आपने टेम्परेचर स्केल बनाया है, नैन्सी ने अपना नैन्सी वाला बनाया, तो उसका लेकिन 2 फिक्स पॉइंट तो स्पेसिफाई हमेशा होने चाहिए। टू डिफाइन अ टेम्परेचर स्केल वी स्ट्रिक्टली नीड टू स्पेसिफाई 2 पॉइंट्स। वन इज आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट। आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट। अगर मैं अपना टेम्परेचर स्केल बता रहा हूं तो मुझे अब एग्जैक्टली पता होना चाहिए मेरे टेम्परेचर का स्टीम पॉइंट क्या है, आइस पॉइंट क्या है। ये दोनों मैंने बना दिए। आप चाहो तो फिर इस टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हो जिस भी टेम्परेचर में चाहो। आपको TSI पता है। बात समझ में आ गई बच्चों? क्या सबको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? टेम्परेचर के बारे में इतना ही था। सबको क्लियर है? ऑनलाइन ऑफलाइन? सर स्ट्रीम पॉइंट 100 ही रहेगा। क्या पॉइंट 100? नहीं बेटा, स्टीम पॉइंट इसका 100 है, इसका केल्विन स्केल का 373.14 है, फ़ारेनहाइट का बेटा 32 डिग्री से 212 है, ह्यूमन का बेटा 0 डिग्री से 80 है, रैंकाइन का 460 से 672 है। क्लियर है? यस सर। रफ करें, मतलब एक इस तरह का टेम्परेचर बनता है। कोई भी एक रैंडम स्केल है XYZ, किसी ने भी उस रैंडम स्केल का स्टीम पॉइंट दे दिया 50 और आइस पॉइंट 50 है और स्टीम पॉइंट 250 है, और उस टेम्परेचर के में किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है, जैसे ये कोई X स्केल है, ये X स्केल है, इसका ये आइस पॉइंट है, ये आपके पास आइस पॉइंट है, ये स्टीम पॉइंट है, और इस टेम्परेचर में किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1110x है, 1110x। तो अगर आप इसी को कन्वर्ट करते हो केल्विन में तो कितना होगा? तो आपको पता है टेम्परेचर रीडिंग माइनस आइस पॉइंट, तो ये टेम्परेचर रीडिंग माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इक्वल होगा टेम्परेचर रीडिंग इन केल्विन, तो T के अगर मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो माइनस आइस पॉइंट टेम्परेचर केल्विन का कितना होता है 273 डिवाइडेड बाय 273 माइनस 373 माइनस 273 100। क्लियर है? क्लियर है सबको? कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए बच्चों। क्लियर है सबको? नोट कर लिया? चलो अब हम बढ़ते हैं आगे।
अब हम बात करते हैं बेटा हमारा टॉपिक, और हमारा आज का टॉपिक है थर्मल एक्सपांशन। आज का हमारा टॉपिक क्या है? थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन क्या कहता है? थर्मल एक्सपांशन ध्यान सुनो। कोई भी बॉडी होती है सॉलिड के अपना, अगर हम किसी भी सॉलिड की बात करते हैं तो उसके अंदर एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये एटम और ये मॉलिक्यूल्स किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, किसी भी गिवन टेम्परेचर अपनी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को मेंटेन किए होते हैं। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करूं तो ये एक मॉलिक्यूल है, मैं एक मॉलिक्यूल हूं, ये मैं, हम दोनों के बीच में ये डिस्टेंस है। अब टेम्परेचर आयुषी बेटा आपका ये ना स्पीकर ऑन है आयुषी, तो जो आपके घर में चल रहा है वो क्लास में भी आ रहा है। बेहतर होगा उसको घर तक ही रखें। चलो थर्मल एक्सपांशन की हम लोग बात कर रहे थे। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हीट देते हो, हीट देते हो, हीट यानी कि थर्मल एनर्जी देते हो, थर्मल एनर्जी देते हो, तो इस थर्मल एनर्जी की वजह से दो काम हुए। पहला काम हुआ इसका टेम्परेचर राइज हुआ, टेम्परेचर राइज हुआ। और जब भी किसी भी बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है तो उस बॉडी की थर्मल एनर्जी या थर्मल एजिटेशन एनर्जी वो भी राइज होती है। अगर वो थर्मल एनर्जी मिलती है तो उसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं। वाइब्रेट करते हैं तो वो स्ट्रेस डेवलप करते हैं अपने नेबरहुड वाले पार्टिकल के ऊपर, नेबरहुड वाले मॉलिक्यूल के ऊपर। जब स्ट्रेस डेवलप होती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेन भी डेवलप होगी, और जब स्ट्रेन डेवलप होती है तो एक्सपांशन आता है। क्या आता है? एक्सपांशन आता है। तो जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर राइज करते हो तो उसकी वजह से चेंज इन डायमेंशन होता है, चेंज इन डायमेंशन होता है, चेंज इन डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम, लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। और इस पूरे चीज को, इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं थर्मल एक्सपांशन। Expansion of a body due to the rise in the temperature, due to the rise in the temperature, that is called as thermal expansion. Simply किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का आप टेम्परेचर राइज कीजिए, ऑब्जेक्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आपने देखा हो लोहार होता है, लोहार है ना, तो उसके पास में भट्टी होती है, लोहे को पहले तो गर्म करेगा, लोहे को तो गर्म करेगा और फिर उसको हथौड़े से मारेगा। गर्म इसलिए किया क्योंकि जब उसका टेम्परेचर राइज हो गया तो थोड़ा बहुत एक्सपांशन तो उस टेम्परेचर में राइज की वजह से आ गया, और थोड़ा बहुत टेम्परेचर को खुदला देगा हथौड़े से मार के, थोड़ा बहुत टेम्परेचर को खुदला देगा हथौड़े से मार के। तो अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, whenever you increase the temperature of a body then due to the rise in the temperature body expand, so that we called as thermal expansion, that we called as thermal expansion। अब यहां से आपका थर्मल एक्सपांशन तीन टाइप का हो जाएगा। थर्मल एक्सपांशन तीन टाइप का हो जाएगा, लीनियर एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन, सुपरफिशियल एक्सपांशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। तो तीन एक्सपांशन होने वाले हैं। पहले सुन लो, पहले पूरी कहानी सुन लो एक एक चीज की, अभी एक एक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। थर्मल एक्सपांशन, तो थर्मल एक्सपांशन को अगर सिंपली डिफाइन किया जाए, इट इज द एक्सपांशन, इट इज द एक्सपांशन। और एक्सपांशन को आप कह सकते हो चेंज इन द डायमेंशन, चेंज इन द डायमेंशन, चेंज इन द डायमेंशन। डायमेंशन में आपके आ गए लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। एक्सपांशन हो रही है चेंज इन डायमेंशन ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। इसको कहा हमने थर्मल एक्सपांशन।
इसको हमने क्या कहा, थर्मल एक्सपांशन। अगर लेंथ बढ़ रही है तो ये लीनियर एक्सपांशन है, लेंथ बढ़ रही है तो ये लीनियर एक्सपांशन है। एरिया बढ़ रहा है सुपरफिशियल, वॉल्यूम बढ़ रहा है वॉल्यूम। ठीक है, फटाफट से लिखिए, आगे बढ़ते हैं। सर ब्लर, हाँ जी बेटा, ब्लर आ रहा है, ब्लर। ब्लर क्यों आ रहा है? नो सर, सही आ रहा है। कोई बात नहीं आ रहा सर, नो। ऐसा मत करो आप लोग, सही आ रहा है नहीं आ रहा, जिसकी जो जाने आप अपनी पढ़ाई करो। दो लेक्चर मिले, मुझे इसको फटाफट से खत्म करना है। हाँ, 2 में ये खत्म करना है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं भैया, जे मींस के अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। तो रफ करें बच्चों। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों लीनियर एक्सपांशन। क्या पढ़ने वाले हैं? लीनियर एक्सपांशन। लीनियर एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन क्या कहता है? आपके पास एक रॉड है, क्या है बच्चों? रॉड है, और ये रॉड का फिक्स एंड है। यहां से आप इसको हीट दे रहे हो, यहां से क्या दे रहे हो आप इसको? हीट दे रहे हो। यहां इसका टेंपरेचर T1 है। अब अगर आप इस टेंपरेचर को इंक्रीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इंक्रीज। सुनते चलना मेरी पूरी बात ध्यान से। आपके पास एक रॉड है, उस रॉड की लेंथ है, उस रॉड की लेंथ क्या है? यहां से आपने रॉड को फिक्स कर दिया, रॉड की लेंथ ये फिक्स है, ये क्या है? फिक्स है। कोई दिक्कत? एक रॉड रखी हुई है, एक रॉड रखी हुई है, रॉड का एक एंड फिक्स है, रॉड की ओरिजिनल लेंथ, ये उसकी ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ है। इस एंड का टेंपरेचर अभी T1 है ना? टेंपरेचर कितना है उसका? धीरे धीरे आपने टेंपरेचर को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, टेंपरेचर को क्या किया? इंक्रीज किया। तो टेंपरेचर बढ़ेगा तो लेंथ ऑफ द रॉड भी बढ़ेगी 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 और बढ़ेगी। तो ये इधर इस ये आया डेल्टा है, दिस इज अ चेंज इन द लेंथ, दिस इज व्हाट? चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। तो ये जो चेंज इन लेंथ होता है ना बेटा, डेल्टा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी। जितना ज्यादा टेंपरेचर डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा टेंपरेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा इसमें चेंज आने वाला है। ज्यादा टेंपरेचर बढ़ाओगे और ज्यादा चेंज आएगा, और ज्यादा टेंपरेचर बढ़ाओगे और ज्यादा चेंज आएगा। और दूसरा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसकी ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ क्यों? लेंथ जितनी ज्यादा बड़ी है उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स है उतनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगी, और जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगी उतना ज्यादा उसमें एक्सपांशन आएगा। तो ये जो चेंज इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ that is directly proportional to the temperature difference, that is directly proportional to the temperature difference, and that is directly proportional to the original length. आपके ग्रुप के ऊपर ना मैं अपने हैंड से लिखे हुए नोट्स भेज दूंगा, खुद के हैंड रिटन नोट्स है मेरे, जो मैंने ये पूरा लिख रखा है, तो आप पहले समझते चलो, लिखने के ऊपर ज्यादा फोकस। तो यहाँ से आपने कहा कि डेल्टा L है, that is directly proportional to L डेल्टा T, L डेल्टा। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ये अल्फा नहीं है, ये क्या है? ये भी प्रोपोर्शनल है, ये भी प्रोपोर्शनल है। आपने यहाँ से कहा डेल्टा L इक्वल टू L, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करने वाले हूँ, तो उस कांस्टेंट को मैंने अल्फा लगा दिया। मैंने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अल्फा भी ऐसा ही देखा है, तो डोंट बी कंफ्यूज। ये प्रोपोर्शनलिटी है, ये आपका अल्फा है, ये क्या है? ये अल्फा है, तो डेल्टा T। तो यहाँ पे अल्फा क्या है? अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ
लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अगर आप यहां से इसको डिफाइन करो डेल्टा एल, तो डेल्टा एल क्या होगा? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। आया ना? डेल्टा एल क्या होगा? चेंज इन लेंथ क्या होगा? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। फाइनल लेंथ आपकी एल फाइनल है, इनिशियल लेंथ आपने एल मान रखी थी। क्या मान रखी थी? इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। ये एल इधर आ गया तो फाइनल लेंथ क्या होगी? एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी। एल आपने कॉमन ले लिया तो यहां से फाइनल लेंथ आपको क्या मिली? एल इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। मतलब अगर आप किसी रॉड जिसकी ओरिजिनल लेंथ एल है, जिसकी ओरिजिनल लेंथ एल है, उसका टेंपरेचर इंक्रीज करते हो बाय द अमाउंट ऑफ डेल्टा टी, बाय द अमाउंट ऑफ डेल्टा टी, तो उसकी फाइनल लेंथ क्या होने वाली है? एल इनटू एल प्लस अल्फा डेल्टा टी। आपने ऐसा भी कहां पढ़ा होगा? रो एफ, resistivity of a material that also increases with respect to the temperature, or rho f, that is rho into, अरे रेसिस्टिव बढ़ती है तब रेसिस्टेंस बढ़ता है। वो रेसिस्टेंस के लिए भी सेम होता है लेकिन होता वो रेसिस्टिविटी के लिए। तो R फाइनल इक्वल टू R into 1 plus अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे क्या आ रहा है? फाइनल लेंथ इक्वल टू L into 1 plus अल्फा डेल्टा टी। अल्फा क्या है आपका? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अगर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, अल्फा की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, तो लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज होगी। अल्फा की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो लेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसका मतलब ये हुआ टेंपरेचर बढ़ाओगे और अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है फॉर अ गिवन मटेरियल, फॉर अ गिवन मटेरियल, तो टेंपरेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ने की बजाय उल्टा कम हो। नेगेटिव, ठीक है? अल्फा की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो जैसे नेगेटिव वैल्यू किसकी होती है? कोई ऐसा एग्जांपल याद आ रहा है जिसको हम गर्म करें? प्लास्टिक। प्लास्टिक के लिए अल्फा नेगेटिव होता है। अगर आप प्लास्टिक को गर्म करोगे प्लास्टिक मेल्ट होता है। पॉलीथीन, कार्बन, है ना? इनको अगर आप इनका टेम्परेचर राइज करने वाले हो तो इनका अल्फा नेगेटिव होता है क्योंकि इनकी लेंथ क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। बात समझ में आई? तो लीनियर एक्सपेंशन, अगर आपके पास एक रॉड है, एल इसका ओरिजिनल लेंथ है, एक एंड से फिक्स किया, टेंपरेचर बढ़ा रहे हो, आपने टेंपरेचर बढ़ाया बाय द अमाउंट ऑफ डेल्टा टी, बाय डेल्टा टी, तो इसमें जो चेंज इन लेंथ आया वो डेल्टा एल दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर डिफरेंस, और डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ के इसलिए ज्यादा प्रोपोर्शनल होगा, जितनी बड़ी लेंथ, जितनी बड़ी रॉड होगी उतने ज्यादा उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना उस बॉडी के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रेस डेवलप होगी, और जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रेस डेवलप होगी उतना ज्यादा उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रेन आएगा, और जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रेन आएगा उतना ज्यादा उसके अंदर एक्सपेंशन होगा। छोटी रोड है कम है, बड़ी रोड है एक्सपेंशन ज्यादा। तो दो चीजें, तो ये पूरा क्लियर है आपको? पूरा क्लियर है? अच्छा अल्फा क्या है? एक यहां से इसको अभी, और इधर देखो, इधर देखो, अल्फा को अगर आप डिफाइन करो, अल्फा को, अल्फा है आपका डेल्टा एल बाय एल डेल्टा टी। अच्छा इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि डेल्टा एल बाय एल अपॉन डेल्टा टी। आया ना? दोनों में कोई फर्क है क्या? दोनों में कोई फर्क है क्या? ना बेटा ना, फर्क नहीं है। ध्यान से सुन, ये क्या बना? डेल्टा एल बाय एल। अरे ये तो फ्रैक्शनल चेंज हो गया। अगर मैं लेंथ में एरर कैलकुलेट करूं तो डेल्टा एल बाय एल, दिस इज द फ्रैक्शनल एरर इन द लेंथ विद रिस्पेक्ट टू द पर डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि अल्फा क्या है? अल्फा डिफाइन कर रहा है फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री। अच्छा डेल्टा एल बाय एल का तो कोई यूनिट नहीं होने वाला, आना बोलो भैया। डेल्टा एल का कोई यूनिट होगा? डेल्टा एल बाय एल फ्रैक्शनल चेंज है ना, एरर का कोई यूनिट नहीं होगा। इसका अगर आप यहीं से यूनिट डिफाइन करो तो ये आता है पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड। टेंपरेचर डिफरेंस है तो पर डिग्री केल्विन में भी ये सेम ही रहेगा। डेल्टा टी है, डेल्टा टी। बात समझ में आई? पूरी बात क्लियर है? छोटे छोटे बच्चों, प्यारे बच्चे, अब चाहो तो फटाफट देख सकते हो, ये पूरा कॉन्सेप्ट था। इट्स ऑल अबाउट लीनियर एक्सपेंशन। न्यूमेरिकल बेटा आज की क्लास प्योर थ्योरेटिकल है, कल की क्लास है प्योर थ्योरेटिकल। कल की क्लास में न्यूमेरिकल डिस्कस हो जाएगा। आज मैं पूरी थ्योरी खत्म करने की कोशिश करूंगा।
अगर आज खत्म हो गए तो कल न्यूमेरिकल सर ये ईएस क्या है? कहाँ बाबू? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? ये यस सर। ये डिक्रीज, ठीक है, ओके ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। जान के कर दो क्या दिक्कत है, जल्दी काम परेशान हो। अल्फा इक्वल टू क्या लिखा है? क्या कह रहे हो? अल्फा इक्वल टू क्या लिखा है? अल्फा इक्वल टू बहुत जगह लिखा है, कहाँ पूछ रहे हो आप? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो अब हम बात करते हैं सुपरफिशियल एक्सपांशन। सर अभी नहीं लगा। अभी नहीं हुआ सर, अभी नहीं हुआ। सर 1 मिनट सर। स्क्रीनशॉट ले लो ना यार, तुम लोग तो वैसे भी स्क्रीनशॉट ही लेते हो। सर स्क्रीनशॉट नहीं लेते, आज आए नहीं है। राजा राममोहन राय। हाँ बढ़िया, समझ में आया? मैं गर्दन कैसे ले लूं? चलो रफ करें? यस सर डन। अब कर लेते हैं। अब बेटा नेक्स्ट आता है आपका सुपरफिशियल एक्सपांशन। ये यहां से यूज में नहीं आएगा, ये कहां से यूज में आएगा वो मैं बताऊंगा। ये तो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, ये तो बेस बना रहा है। पूरा क्लियर है? पूरा क्लियर है? डेल्टा एल बाई एल ये है फ्रैक्शनल, इसको आप ऐसे भी लिख लेना, इट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर डिग्री केल्विन। जो बच्चे ऑनलाइन ले रहे हैं कोशिश करो कल से ज्यादा ऑफलाइन नहीं आए। सर ऑफलाइन ही आते, आज आए नहीं। ऑफलाइन नहीं आए बेटा, मैं उधर साइड में लिखूंगा। चल लगता है इसको बड़ी ईगो सेंट्रिक हो ना सर, हमको नहीं लेंगे, आपको करना है जो करना। अरे भैया आओ हम क्या करें? आपके पास एक बॉडी है, 2 डायमेंशनल बॉडी है, क्या है? बात सुनो जरा ध्यान से। सुपरफिशियल एक्सपांशन पढ़ रहे हैं। सुपरफिशियल एक्सपांशन बेसिकली एक्सपांशन इन एरिया होता है, एक्सपांशन इन ड्यू टू द राइज इन टेंपरेचर, ड्यू टू द राइज इन, आप टेंपरेचर बढ़ाओगे एरिया भी बढ़ेगा। पूछो कैसे? इधर मान लो इसकी लेंथ l लेट b है, तो अभी T टेंपरेचर पे इसका एरिया क्या होगा? आप मुझे इनिशियल एरिया बताया कि बच्ची छोटी सी अनैन्सी क्या एरिया होगा? ए टू एल होगा, एल इनटू बी होता है, पागल हो गए। एल इनटू बी इनिशियल एरिया इसका ये होगा। इसको मैंने क्या कहा बेटा? ये क्या कह दिया? ये कह दिया। अब मैंने क्या किया, इसका टेंपरेचर इंक्रीज किया। टेंपरेचर क्या किया? कितना? अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर मैं इसका टेंपरेचर इंक्रीज करूंगा तो क्या ये लेंथ बढ़ेगी? अच्छा अगर मैं इसका टेंपरेचर इंक्रीज करूंगा तो क्या ये विड्थ भी बढ़ेगी? हाँ या ना? हाँ या ना? अच्छा अब अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया बाय डेल्टा टी, टेम्परेचर को इंक्रीज किया बाय डेल्टा टी, तो लेंथ फाइनली क्या हो जाएगी? L into 1 plus अल्फा डेल्टा टी। विड्थ फाइनली क्या हो जाएगी? B into 1 plus अल्फा डेल्टा टी।
अब फाइनल एरिया क्या हो जाएगा, ए फाइनल एल फाइनल इनटू बी फाइनल। एल फाइनल कितना है, एल इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बच्चों ध्यान सुनना, बी फाइनल कितना है, बी इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। प्यारे बच्चों ये कुछ ऐसा बना, एल बी इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की पावर 2। एल बी को हमने क्या लिख दिया, ए फाइनल आपका आ गया ए इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा की पावर 2। आप सब लोग मैथ के बच्चे हो, प्यारे प्यारे बच्चों, बच्चे को बाइनोमियल एक्सपेंशन आता है आया ना, किसी को नहीं आ रहा क्या? 1 प्लस x की पावर n, 1 प्लस x की पावर n दैट इज 1 प्लस x, है ना। तो मैं क्या इसको सीधा लिख दूंगा, क्या मैं इसको सीधा लिख सकता हूं 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। तो 2 अल्फा को क्या मैं बीटा कह सकता हूं, 2 अल्फा को क्या मैं बीटा कह सकता हूं। 2 अल्फा को मैंने एक कांस्टेंट मान लिया, मुझे एक्चुअली 2 अल्फा कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा कतई, तो मैंने 2 अल्फा को एक और कांस्टेंट बोल दिया। तो ये 1 प्लस बीटा, सॉरी यहाँ पे ए प्योर है क्या, ए इनटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो बीटा आपने कांस्टेंट ही माना है, जनरली इक्वल है 2 अल्फा। ठीक है, बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो ये फाइनल एरिया हो गया a इनटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, बीटा डेल्टा टी। तो बीटा हो गया कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन। बीटा क्या हो गया, इसको ही हमने बोल दिया कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन। बात समझ में आई, सुपरफिशियल एक्सपांशन। इसकी भी यूनिट बेटा पर डिग्री सेंटीग्रेड ही होगी, पर डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ में आई, जी सर, क्लियर है। अच्छा ऐसे ही अगर क्यूबिकल एक्सपांशन की बात करें, 3D बॉडी होती तो 3 साइड बढ़ती, तो ये क्यूब आता, क्या था, क्यूब आता। पहले इसको फटाफट लिख लीजिए, यहाँ से नहीं आएगा कॉन्सेप्ट, यहाँ से बहुत प्यारे प्यारे बनते हैं, और वो कॉन्सेप्ट क्या बनेंगे उनके ऊपर चर्चा की जाएगी। लेकिन ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगेगा ना, ये जो आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हो, इसकी भी अपनी एक कंडीशन होती है बच्चों। ये तभी पॉसिबल है जब ये अल्फा डेल्टा टी 1 से बहुत बहुत छोटा हो। ये लिख लेना, इट इज ओनली पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ अल्फा डेल्टा टी क्या हो, 1 से बहुत अल्फा डेल्टा टी 1 से बहुत छोटा हो। क्लियर है, क्लियर है बेटा। रफ करें, अभी नहीं सर। एक मिनट
चलो अब हम बात करते हैं बेटा थर्ड, जो होता है क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आगे को हमारे वाला है। क्यूबिकल एक्सपेंशन से बहुत सारी चीजें क्लियरली हो गया है ना। तो क्यूबिकल एक्सपेंशन की अगर हम बात करते हैं तो क्यूबिकल एक्सपेंशन ये कहता है कि अगर आप टेम्परेचर को राइज करोगे ना, डेल्टा ए बाई ए पर डिग्री सेंटीग्रेड होगा। उनका एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको हम क्लियर कर देते हैं। अगर आप बीटा को देखोगे ना 2 टाइम्स नहीं होगा वो, बीटा को अगर आप डिफाइन करोगे तो ये हो जाएगा बेटा डेल्टा ए बाई ए अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब हो जाएगा बेटे इट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया पर डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया पर डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर स्क्वायर है तो एरिया एल स्क्वायर होगा, और तब अगर इसमें आप परसेंटेज चेंज निकालोगे तो 2 डेल्टा एल बाई एल आएगा, तब ये 2 टाइम्स होगा। अगर वॉल्यूम है और क्यूब है और तब निकालोगे तो 3 टाइम्स होगा। क्लियर है? यस सर। क्यूबिकल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो एट अ गिवन टेम्परेचर, बहुत ध्यान सुनना, एट गिवन टेम्परेचर T, मान लो इनिशियल वॉल्यूम V को आपने बोला LVH, क्या बोला? कोई बॉडी है 3D बॉडी है, तो चलो फटाफट बाद में लिख लेना। अगर आप T को इंक्रीज करते हो, इंक्रीज बाय डेल्टा T को इंक्रीज किया बाय डेल्टा T, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? ये होगा बेटा सुनना ध्यान से, L into 1 plus alpha delta T, B into 1 plus alpha delta T, H into 1 plus alpha delta T। आप इसको ऐसा कह सकते हो, इट इज LVH 1 plus alpha delta T की होल पावर 3। आप इसको ऐसा भी कह सकते हो B final, that is B initial and 3 alpha delta T। इट इज ओनली पॉसिबल अगर अल्फा डेल्टा T का वैल्यू बहुत बहुत छोटा हो 1 से, तो सीधा आप ये लगा सकते हो, जो कि बहुत काम आने वाला है। ये फाइनल 3 अल्फा को आपने एक और कांस्टेंट नाम दे दिया। 3 अल्फा मुझे कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इस केस में मैंने इसको बोल दिया B 1 plus gamma delta T, 1 plus gamma delta T, 1 plus gamma delta T। तो आप जनरली डिफाइन कर सकते हो फॉर सॉलिड जिसमें एक्सपांशन बहुत कम हो रहा है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सॉलिड जिनमें एक्सपांशन बहुत कम होता है। फॉर सॉलिड ये तभी पॉसिबल है जब अल्फा डेल्टा T का वैल्यू 1 से बहुत छोटा होता है। तो आप कह सकते हो अल्फा इक्वल टू बीटा बाय 2 इक्वल टू गामा बाय, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? इसको लिख लीजिए, आप सुनना इसका। क्लियर है बेटा? ये ना ये रिलेशन ट्रू है फॉर सॉलिड। इन सॉलिड आप लिख लेना एक्सपांशन इज वेरी लेस, एक्सपांशन इज वेरी लेस। याद रखें ये रिलेशन ट्रू नहीं है लिक्विड और गैस के लिए। गैस में एक्सपांशन बहुत ज्यादा होता है, गैस में एक्सपांशन बहुत ज्यादा होता है। तो ये सॉलिड के लिए ट्रू है जिनके लिए अल्फा डेल्टा T लेस देन होता है 1 से, वेरी लेस देन होता है 1 से, उनके लिए ये रिलेशन ट्रू है। गैस में आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। क्लियर है? अब हम देखते हैं बेटा, ये था इसका बिल्कुल बेसिक। 3 बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, लीनियर एक्सपांशन, सुपरफिशियल और क्यूबिक। अब ये
जे मेंस में कैसे यूज होगा, जे मेंस में अब कैसे पूछा जाएगा, ध्यान से देखो। ये तो बेटा आपसे अगर आप सोचो कि हमसे ऐसा कुछ पूछे तो वो तो मरे पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ तो आपसे पूछने वाला नहीं है। क्या पूछा जाएगा ध्यान से देखना, 4-5 कॉन्सेप्ट बनेंगे और वो 4-5 कॉन्सेप्ट इन्हीं सब चीज के ऊपर है। पहला कॉन्सेप्ट हम इसमें पढ़ने वाले हैं, चेंज इन डेंसिटी और वेरिएशन इन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टेंपरेचर। पहला कॉन्सेप्ट ऐसे 3-4 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वेरिएशन इन डेंसिटी, वेरिएशन इन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टेंपरेचर। प्यारे बच्चों, बच्चे को पता है, सुनते चलना भी, लिख लेना बाद में, एक बच्चे को पता है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, अगर आप टेम्परेचर, गुड़िया टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी, टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी, और अगर वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी भी। अरे पागल हो गए हो क्या, डेंसिटी घटेगी, सो गए वैसे। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय, और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी सो गए, घट रही है। अच्छा इधर देखो, अब वेरिएशन इन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टेंपरेचर, क्वाइट इंपॉर्टेंट। पहला, टेंपरेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी जो होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है, डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। बिटिया बाद में लिख लेना, डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम की, यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी घट रही है। मान लो एट अ गिवन टेंपरेचर T, वॉल्यूम किसी भी ऑब्जेक्ट का V, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या मान लिया आपने गुड़िया, B मान लिया, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी आपने कहा सर ये तो रो होगी, रो होता है मास अपॉन, रो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब आप क्या किया, इफ टेम्परेचर को इंक्रीज किया बाय डेल्टा टी, तो क्या वॉल्यूम भी अब इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, V × 1 + अल्फा डेल्टा टी। हाँ या ना नहीं बोला यार, पहली बार जिंदगी में सही बोला तो आपने पहली बार जिंदगी में, तो V फाइनल दैट विल बी वॉल्यूम इनटू गामा डेल्टा टी। बात समझ में आई? गामा इज द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन और गामा इज द कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन। गामा इज द कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ। इसके ऊपर ना जे में एक क्वेश्चन पूछा गया है, जे में क्यूबिकल एक्सपांशन, और अच्छा क्वेश्चन था बहुत ही, बस यही था एक्चुअली, उन्होंने अल्फा दिया था गामा नहीं दिया था, उसको 3 टाइम्स करना था, आंसर आ जाएगा। तो यहां से B फाइनल आपके पास आ गया, B फाइनल क्या हो जाएगा, V × 1 + गामा डेल्टा टी। तो फाइनल डेंसिटी क्या होगी, फाइनल डेंसिटी तो बच्चे को पता है मास तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, मास अपॉन B फाइनल, मास अपॉन B फाइनल क्या हो गया प्यारे बच्चों, बोलना जरा, V × 1 + गामा 1 + गामा डेल्टा टी, 1 + गामा, लिखना मत अभी, एनसी में गलत लिख दूंगा गामा। ये क्या बन गया, M/V क्या बन गया, तो फाइनल डेंसिटी रो फाइनल इक्वल टू रो अपॉन 1 + गामा डेल्टा टी। आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, इट इज रो * 1 + गामा डेल्टा टी की होल पावर माइनस। कोई दिक्कत? मान लो गामा डेल्टा टी वेरी लेस देन 1, तो फाइनल डेंसिटी क्या हो जाएगी, रो * 1 - गामा डेल्टा टी। है ना, इट इज द फाइनल डेंसिटी एट अ टेंपरेचर डेल्टा टी के करस्पॉन्डिंग, उसमें उसका फाइनल डेंसिटी क्या होगा। समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट, एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा दिया जाए, यही है, फटाफट से लिखेंगे क्वेश्चन,
हाँ 2 मिनट में फटाफट से लिखो। ऑनलाइन वाले बच्चों को सबको क्लियर है? हाँ यस बच्चों, सर। यस सर। यस सर। कौन कौन है इस क्लास में? इच्छा, इच्छा भी है क्या? इच्छा मेडिकल के बैच में। देवांशु तिवारी, यस सर। कैसे हो बेटा? अरे हम भी तिवारी से पूछा, हालचाल तो ले ही ले, पता नहीं नाना क्या कर रहा हो। सर नोट कर रहा है। अरे बेटा तुम पढ़े हो, बैठ के तुम मूंगफली खा रहे हो, क्लास चालू है। एक क्वेश्चन दिया जाए। लिख लिया? सबने लिख लिया? चलो यस सर। एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं हम, जिससे आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लिखिए जरा। क्वेश्चन थोड़ी देर बाद ही लेंगे, पहले पूरे कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। समझा दे? एक क्वेश्चन नहीं यार, बहुत क्वेश्चन लिख लिया सर अब। नहीं टाइम के लिए अब आओगे अपनी मर्जी से, जाओगे हमारे सर 8 बजे तक। देखो एक इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट और है। एक आता है एक्सपांशन ऑफ, ये ना थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछा जाता है यहाँ से। एक्सपांशन ऑफ बाउंडेड लेंथ। एक्सपांशन ऑफ बाउंडेड लेंथ। ध्यान से देखो क्या कहता है ये दिया, मतलब आपके पास ये मान लो ये एक कॉपर का कोई स्फीयर है, कॉपर का स्फीयर है। इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन मैंने कहा अल्फा सी। यहाँ एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है। अगर इसकी इनिशियल लेंथ L है, इसकी इनिशियल लेंथ L है, और अगर आप इस पूरे कॉपर का टेम्परेचर बाय इंक्रीज करते हो बाय द डेल्टा T, तो इसकी फाइनल लेंथ क्या होगी? इसकी भी फाइनल लेंथ अभी भी सेम रहेगी, ऐसे ही चेंज होगी, अल्फा सी यू डेल्टा। बात समझ में आई? अच्छा अगर ये ऐसे होता, ये एक रॉड है, पहले वो सीधी रॉड थी। कैसी रॉड थी? उस रॉड को मैंने ऐसे सेमी सर्कुलर आर्क में बेंड कर दिया। कैसे बेंड किया? इन द सेमी सर्कुलर आर्क। तो अब अगर इनके ये दो पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मैंने कहा एल्यूमिनियम की रॉड है, एल्यूमिनियम रॉड है। क्या है? एल्यूमिनियम रॉड है, एल्यूमिनियम की रॉड है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होने वाला है? ये एक्सपांशन ऑफ और ओवरफ्लो, जब आप फ्लूइड का पढ़ोगे तो वहां यूज आएगा। सीधे जे मेंस में 2-3 क्वेश्चन आए।
अगर आप एल्यूमिनियम रॉड है और इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो बाय डेल्टा टी, अभी इनकी इनिशियल लेंथ L है, अगर ये रॉड एक्सपांड करेगी ना तो ये जो इनकी लेंथ है ये भी एक्सपांड करेगी, तो इसकी फाइनल लेंथ अभी भी कितनी हो जाएगी 1 प्लस अल्फा Al इनटू डेल्टा। अगर आपके पास कोई कैविटी हो, क्या हो, कैविटी, जैसे आपके पास एक स्फीयर है, स्फीयर की रेडियस r है, स्फीयर की रेडियस क्या है, और इस स्फीयर के अंदर एक कैविटी है और उस कैविटी की रेडियस कितनी है, स्मॉल r। बात समझ में आई? सेंटर ऑफ मास में आपने ऐसे केस पढ़े होंगे, सेंटर ऑफ मास में पढ़े हैं आपने ऐसे केस, एक पूरी स्फीयर है, उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा उसमें से कितना निकाल दिया जाए। एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर एक कैविटी है, इस स्फीयर का टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो बाय डेल्टा टी तो इसकी रेडियस भी इंक्रीज करेगी r फाइनल, ये क्या होगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये जो कैविटी है ना बेटा, कैविटी बढ़ेगी घटेगी, कैविटी भी बढ़ेगी, यही क्वेश्चन पूछा जी में, यही क्वेश्चन पूछा था। तो कैविटी की भी जो फाइनल रेडियस होगी ये भी होगा आपका r into 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। दो थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल आए हुए हैं पूरे टॉपिक से, दो थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल आए हुए हैं पूरे टॉपिक से, और थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल यही है कि अगर आपके पास सीधी रोड ना हो के एक बाउंडेड स्ट्रिप हो और उनके बीच के दो पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो L है और वो बाउंडेड है, वो बाउंडेड है, अब अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो बाय द अमाउंट ऑफ डेल्टा टी तो इनके बीच का सेपरेशन भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, कैविटी है तो वो कैविटी भी बढ़ेगी, एक्सपांशन तो सब में आएगा। बात क्लियर है? ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था सीधे सीधे शब्दों में कि अगर कैविटी है और इस ये रेडियस इसका r है, इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कैविटी की साइज में क्या फर्क आएगा, उसकी रेडियस बढ़ेगी घटेगी सेम रहेगी, कुछ नहीं कह सकते। क्लियर है? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? कल की क्लास में हम इसकी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस करते हैं। हाँ छोटा तो है, 5 मिनट। यस सर। इसको फटाफट लिख लीजिए, फोटो तो खींच लीजिए अगर आपको मन है। चलो एक नया कॉन्सेप्ट इसको कल ही बताएंगे, अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलो बच्चों आज की क्लास खत्म करें? अभी नहीं, अभी सर अभी नोट नहीं किया। हाँ बेटा आराम से कर लो, चाय पीते पीते नोट करो बेटे। ये कौन है? बिब्लियो और एरर की कितने लेक्चर्स लिए थे आपने? बिब्लियोर है नहीं, नाम ही बिब्लियोर है। अरे बिब्लियोर है BIB। अरे वो तो ऐसे तो आता रहता है, ऑनलाइन का राजा है, ऑनलाइन का राजा है। चलो तो बच्चों कल की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइम पीरियड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ाएगा, एक सिंपल पेंडुलम का। बॉइंट फोर्स आपने पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। और हम पढ़ेंगे अगर एक बर्तन है उसके अंदर पानी भरा हुआ है, उसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो कितना पानी बाहर निकलेगा, और उस पानी के नीचे अगर हम बेक मशीन लगा दें तो उसकी रीडिंग कितनी होगी। नहीं बहुत सारा कॉन्सेप्ट यूज होता है यहाँ से जेईई मेंस के बड़े प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है? तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कल की क्लास में इन सारे कॉन्सेप्ट से किस तरह के क्वेश्चंस जेईई मेंस में पूछे जाते हैं वो मैं आपको कराने वाला हूं। एडवांस क्वेश्चन नहीं आते? एडवांस में बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एडवांस में यहाँ से बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यही सब चीज यूज होती है। एडवांस के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कल की क्लास में।